हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जनवरी 2022 में आपको यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए सीडीपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे प्रीवियस परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जो भी मॉडल पेपर सेट पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उससे संबंधित सीडीपी के क्वेश्चन आप लोगों को हल कराने का एक प्रयास मैं कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। तो आज का लेक्चर जहां पर हम लोग 30 से 40 मिनट में लगभग 25 से 30 एमसीक्यू जो हैं यूपी टेट में सीडीपी से संबंधित उसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूं कि जहां भी आपको कोई समस्या होगी उन समस्याओं को समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए, कौन बनेगा करोड़पति के पहले क्वेश्चन से हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह लिखा हुआ है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है। बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जब बाल विकास सीडीपी पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा, आज़ादी के बाद 1947 में प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद कहते थे, वर्तमान में आपका प्रयागराज नाम है, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है या जो मनोविज्ञान शाला है वो प्रयागराज में है। और इसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1947 में एक समिति का निर्माण किया गया था, आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया था मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए प्रयागराज में। यानी कि पहले का आंसर स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है, इलाहाबाद आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप प्रयागराज ध्यान में रखेंगे। इतनी बात हो गई, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। बच्चों, मैं यहां पर मनोविज्ञान शाला से संबंधित दो तथ्यों को आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपसे विश्व स्तर पे पूछेगा कोई तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिग शहर में विलियम वुंड के द्वारा स्थापित की गई थी। और ये वही विलियम वुंड है जिन्हें प्रयोग मनोविज्ञान में प्रयोग का जनक भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिग शहर में स्थापित की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। पहले इसे लिपजिग विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते थे और वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की संज्ञा भी दी गई है। विश्व स्तर की बात करी है हम लोगों ने, ठीक है। और यूपी की मनोविज्ञान शाला हम लोगों ने देख ली है प्रयागराज में। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, ये तो यूपी से संबंधित हो गया। एक तथ्य और ध्यान में रखिएगा, 1916 तक जो मनोविज्ञान जो होता था एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं देखा जाता था, ये दर्शन का एक अंग था। तो 1916 में इसको दर्शन से अलग करके एक अलग विभाग की स्थापना सर्वप्रथम भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। और 1916 में ही भारत का प्रथम प्रयोगशाला जो था मनोविज्ञान का, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा, ठीक है। यह भारत की पहली प्रयोगशाला होगी कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन से संबंधित 3 पॉइंटों को आपने कवर कर लिया होगा। चलिए, अब हम लोग पहले पॉइंट के बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं भाई। जो संबंध स्किनर का चूहों से है, बात सही है, स्किनर साहब का चूहों से था और कबूतरों से भी था, एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से है, वही कोहलर का संबंध किससे है? भाई ऑप्शन पढ़े आप तो कोहलर में आपको तुरंत ध्यान में आ गया होगा वन मानुसों पर। वन मान यानी कि सेकंड का ऑप्शन वन मानुस, आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ वन मानुस बिल्कुल सही है। तो आइए बच्चों, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप जानते हो कि कोहलर ने, ये जो कोहलर था
जिसने सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जो एक विचारधारा पर आधारित था, और वो विचारधारा थी जर्मन की गेस्टाल्टवाद। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला कि जो कोहलर का संबंध वनमानुषों से था, और इसने बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किया, लेकिन जो सबसे सफल प्रयोग जो था ना, वो वनमानुषों पे था। और वनमानुषों में जो सबसे प्रिय वनमानुष था वो आपका सुल्तान था। इसने अपना प्रयोग कैनारी शहर में किया था। टेनरिफ एक आइलैंड है, द्वीप है, वहां पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। ध्यान में रखेंगे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतनी बात हो गई। और इन्होंने अपना सिद्धांत सूझबूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जो एक जर्मन की विचारधारा गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्ट चूंकि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी चीज संपूर्ण समग्र होती है। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। समग्र ना आए तो हो सकता है संपूर्ण। संपूर्ण का अर्थ होता है टोटल। अब क्या कहना चाह रहा है ये समग्र या संपूर्ण? देखो भाई, मैं आपके सामने हूं, बहुत हल्के में लीजिएगा कि ये समग्र संपूर्ण का अर्थ क्या है गेस्टाल्ट में, गेस्टाल्टवाद का अर्थ। भाई, मेरी बॉडी जो है वो अपने आप में होल संपूर्ण एक है, जबकि मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी नाक, मेरे मेरे पैर उसके अंग हैं। तो ये गेस्टाल्टवाद जो समग्र और संपूर्ण शब्द से संबंधित है, वो ये बताना चाहता है कि सबसे पहले संपूर्णता का अध्ययन करो, और संपूर्ण है मेरी बॉडी, और उसके बाद इस बॉडी के अंग या अंश यानी कि हाथ, पैर, आंख, उनका अध्ययन करना चाहिए। यानी कि समग्र से अंश की ओर, और समग्र है यहां पर मेरी बॉडी। एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ में तना भी होता है, पुष्प भी होता है, बीज भी होता है, फूल भी होता है, पत्ती भी होती है। लेकिन जब मैं बोलूं संपूर्ण क्या है, तो संपूर्ण आप बोलोगे वो पेड़ है, वो समग्र एक आकृति, यूनिट, इकाई पेड़ है। ये है आपका गेस्टाल्ट। जबकि उसके अंग, अंश, तना, पत्ती, फूल, ये सब जो हैं उसके अंग है। तो गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि संपूर्ण समग्र से अंश की ओर बढ़ना चाहिए। इसी थ्योरी पर इनका सिद्धांत था आपका कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत, और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुषों पर अपना प्रयोग किया था। इतनी बात हो गई, आपको आंसर तो मिल गया होगा। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ये वही है इनका सिद्धांत। तो बचपन में आपने देखा था, कौवा प्यासा था, और प्यासे होने पर उसने घड़े में कंकड़ों को इकट्ठा करा था। पहले चारों ओर देखा था, चारों ओर प्रत्यक्षीकरण करा पूरी आसपास, पर उसको अचानक से सूझ आ गई, इंसाइट आ गया। अचानक से सूझबूझ को बोलते हैं इंसाइट। उसने कंकड़ इकट्ठा करे, उसमें पानी में डाल दिए, और फिर उसने पानी को पी लिया, प्यास को बुझा लिया था। वही सुल्तान के साथ किया गया था कि उसको रूम में बंद कर दिया, उसके रूम में बंद कर दिया, ऊपर केले लटका दिए, और कुछ डब्बे पटक दिए उसके रूम में, और कुछ लोहे की रॉड रख दी। जब वो भूखा होगा तो अपनी सूझबूझ से, इनसाइट से कैसे केलों को प्राप्त करेगा, वही इनका सिद्धांत है। इतनी हमने चर्चा करी। आइए, इसी क्वेश्चन में दो बंदे और छुपे हुए हैं, स्किनर। देखो, स्किनर वही व्यक्ति है जिसने क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, जिनकी सिद्धांत को हम लोग आरएस के नाम से जानते हैं, जहां आर का अर्थ रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आर रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन है, ठीक है। और इनके सिद्धांत को आरएस के नाम से भी जानते हैं, क्रिया प्रसूत के नाम से भी जानते हैं, सक्रिय अनुबंधन के भी नाम से जानते हैं। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक में स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नामक सिद्धांत दिया था, जिसमें उसने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, इतनी बात है। अन्य क्वेश्चन आएगा ना भाषा से रिलेटेड स्किनर के बारे में, वहां हम और भी ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बात करी। अब भाई थॉर्नडाइक की बात आ गई। थॉर्नडाइक भी ध्यान रख लीजिएगा,
प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत। भाई गलती कर करके कल करके कर करके एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे हम लोग। यही तो हम कराना चाह रहे हैं। आज प्रैक्टिस कर लीजिए 10 दिन, सारी गलतियां दूर होती आएंगी। धीरे धीरे गलतियां दूर होंगी, एरर कम होते आएंगे और आप सही ट्रैक पर प्रैक्टिस के माध्यम से आगे बढ़ जाओगे। यही प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, जिसमें उन्होंने मछली और बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम लोग एसआर के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। एस यानी कि स्टिमुलस और आर यानी कि रिस्पॉन्स। और संक्षेप में स्टिमुलस का अर्थ होता है वो चीज जो आपको मजबूर कर दे कुछ करने के लिए। भाई भूखे हो, जैसे आपको भूख लग रही होगी, तो जो मछली है, जो आपकी मछली है उस बिल्ली के लिए वो उद्दीपक है, जबकि उस पिंजड़े के अंदर उछल कूद जो बिल्ली मचा रही है वो क्रिया है। ठीक है, आपके लिए आपका एग्जाम लक्ष्य है, ध्येय है, गोल है, टारगेट है, ये आपके लिए उद्दीपक है, जबकि उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, अनुक्रिया करते हो। ठीक है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 दिन रह गए हैं हम लोग के। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही है, घर पे कपड़े पहन कर बैठिए खूब सारे, सर्दी काफ़ी सितम पर है। और आप कोविड भी, कोरोना भी देख रहे होगे, ओमिक्रॉन जो है परेशान कर रखा है, फिर से परेशान करने लगा है। तो सारी बातों का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, तो मस्त बिंदास रहिए। बस ट्रैक, अनुबंधन, प्रबंधन, मैनेजमेंट और अनुशासन के साथ स्टडी करते रहें। कोई भी आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके सारे ऑप्शनों का आप एनकाउंटर कर दें। एनकाउंटर कहने का अर्थ ये, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का पठार। भाई थर्ड क्वेश्चन आ गया है, अधिगम का पठार। भाई पठार आप जानते हो ना, मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बता देता हूँ। माउंटेन की हमेशा एक पीक चोटी होती है, नुकीला पॉइंट, जबकि पठार जो होता है ना आपका समतल इस तरीके से होता है, बीच का एरिया उसका समतल होता है। और साइकोलॉजी में, लर्निंग में, अधिगम में पठार एक वह स्थिति है जहां बालक की गति रुक जाती है, ना बढ़ती है ना ही घटती है। बढ़ रही थी, फिर बढ़ते 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 उसका अधिगम रुक गया, अब पीछे भी नहीं जा रहा, आगे भी नहीं बढ़ रहा। 10 है तो 10 ही है, 9 भी नहीं, 11 भी नहीं, रुक गया, कांस्टेंट हो गया उसकी सीखने की गति। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका टीचर के साथ इंटरेक्शन सही नहीं हो, उसे टीचर का जो पढ़ाया हुआ मेथड वो समझ में नहीं आ रहा हो सकता है बच्चे का खुद ही सीखने का मन नहीं हो, या हो सकता है वातावरण में बालक की कुछ गलत एक्टिविटी उसके अंदर प्रवेश कर चुकी हो, या बालक ये समझ ले कि मुझे सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंस का भाव आ जाए, या बालक जो है उसको जो भी विधि बताई जा रही है वो कठिन विधि बताई जा रही है, उसको पहले उसको हल्की फुल्की उदाहरण बताना चाहिए। हो सकता है बालक मोटिवेट ना हो, और मोटिवेट नहीं है तो टीचर को उसको मोटिवेट करना चाहिए, टीचर मोटिवेट भी नहीं है तो भी हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके अंदर पठार आ सकता है। तो अधिगम का पठार सिंपल ध्यान में रखिएगा, दोष नहीं होता, अधिगम में समाप्ति नहीं होती। देखो कुछ भी चीज़ सीखोगे आप, अपने जीवन का एग्जाम्पल लो, कुछ भी चीज़ आपका जीवन ही एक अधिगम है, और इस जीवन के अधिगम में आप हमेशा एक ही गति से नहीं चलते, आप रुकते भी हो, थकते भी हो, तो उसी टाइप की चीज़ है। फिर पानी पीते हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। तो अधिगम कभी भी समाप्त होने वाली क्रिया नहीं है, और ये पठार अवरोध नहीं होता, अवरुद्ध होता है, रुकना होता है। अवरोध यानी कि थर्ड का आंसर है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, दोष समाप्ति अवरोध नहीं होता है। अधिगम का पठार का अर्थ होता है अवरुद्ध, रुकना। ठीक है, ना बढ़ना ना घटना, एक ऐसी स्थिति है। इतनी बात हो गई। एक पॉइंट और, अधिगम के जो वक्र जो होते हैं ना, अब हम अधिगम कराने क्यों चाह रहे हैं? किसी भी बालक को अधिगम कराओगे तो उसको बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, बढ़ाने के लिए। तो अधिगम के वक्र जो होते हैं ना, वो हमेशा बच्चे की प्रोग्रेस या प्रगति के सूचक होते हैं। इतनी बात हो गई। अब इसी से संबंधित
सर्वप्रथम अधिगम वक्र या पठारों पे अध्ययन करने वाला व्यक्ति था आपका हरमन एबिंगहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1885, हरमन एबिंगहास। ध्यान रखिएगा, मैं बोल देता हूं, एबिंगहास 1885 में इसने अधिगम के वक्र दिए, ठीक है। और ये वही एबिंगहास है जिसने स्मृति, विस्मृति और विस्मृति कर्व इसी ने ही दिए थे, जिसे स्मृति, विस्मृति और विस्मृति कर्व का जनक भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने तीसरे का आंसर भी लगा लिया होगा और जो साइट में हमने जानकारी दी वो भी आपने प्राप्त कर ली होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये कैलकुलेटर, चलिए कैलकुलेटर हटा दें, अभी तो गणित का कोई काम नहीं है, चलते। चलिए चौथा क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर साहब की किताब है। अब बताते हैं कि इसी पुस्तक में इन्होंने अपना क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो पुस्तक है स्किनर की है, ठीक है। इतनी बात हो गई, यानी कि चौथे का आंसर मिल गया आपको। अब देखो सेकंड ऑप्शन, देखो हल है। भाई हल वही व्यक्ति है जिसने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। हल वही व्यक्ति है जिसने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। और इनके पुनर्वलन के सिद्धांत को चालक अंतर्नोद प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं। चालक अंतर्नोद प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत भी बोलते हैं, या ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन थ्योरी। ड्राइव अंदर से आना चाहिए, जब चीज ड्राइव की कमी होती है तो उसको देना, ड्राइव करना। रिडक्शन मोटिवेशन थ्योरी या चालक प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में हल ने अपना यह सिद्धांत दिया और चूहों और एक पजल भूल भुलैया पर इन्होंने अपना एक प्रयोग किया। इतनी बात हो गई। देखो सारे ऑप्शन हम लोग सीखेंगे। भाई पावलोव वही व्यक्ति जिसे 1904 में कुत्ते की लार पे अध्ययन किया और कुत्ते की लार पर अध्ययन करने के लिए, पाचन शोध पर अध्ययन करने के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें शास्त्रीय अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का जनक भी, कुत्ते की लार पे अध्ययन करने, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी देने वाले व्यक्ति भी कौन थे? आपके पावलोव। शास्त्रीय अनुकूलित अनुबंधन देने वाले पावलोव। अब भाई जबकि थॉर्नडाइक जो थे वो SR वाले थे, जिन्हें प्राथमिक और गौण नियम का जनक भी माना जाता है। प्राथमिक नियम और गौण नियम देने वाले आपके थॉर्नडाइक थे। याद करो, प्रयास त्रुटि भूल का सिद्धांत इन्हीं का ही सिद्धांत है, ठीक है। और भी पॉइंट है वो अन्य जगह पे हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक बालक अच्छी तरीके से व्यवहार करे क्लास में। चलो मान लेते हैं आपकी बात को, तो प्रशंसा, दंड, पुरस्कार। भाई दंड मत दो, पुरस्कार मत दो, बिगड़ जाएगा। ज़्यादा प्रशंसा भी नहीं, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पांचवे का डी आंसर आप बेधड़क होके लगाइए, आप बिल्कुल सही की ओर बढ़ जाएंगे आप लोग। पांचवे का डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता की संप्रति को किसने दिया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा,
जब क्लार्क हल पढ़ोगे ना, जिनके सिद्धांत को चालक अंतर्नोद, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, प्रणोद न्यूनता, चालक अंतर्नोद का सिद्धांत जो क्लार्क हल ने दिया अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में, क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में, इनके इसी सिद्धांत को लक्ष्य प्रवणता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सही आंसर है आपका क्लार्क हल। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है संभावना है आपके एग्जाम में बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे, क्लार्क हल के पुनर्बलन सिद्धांत का जनक भी ध्यान रखेंगे, लक्ष्य प्रवणता इसका एक अन्य नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन भी ध्यान रख लीजिएगा, कोहलर है ना, वही सुल्तान सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक है, ये बीच बीच में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में, आप रिवीजन के तौर पे सारी चीजें आपकी फिर से दिमाग में आने लगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। ये तो पूरा ही ऑप्शन ही गलत ही बोल दिया, यानी कि यही गलत है, लगा डालो तुरंत। यह एक विशेष आवश्यकता नहीं भाई, समावेशी शिक्षा हो, चाहे वो बाल केंद्रित शिक्षा हो, चाहे प्रगतिशील शिक्षा हो, तीनों का ही एक ही लक्ष्य होता है। एक ही विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चे भी पढ़ेंगे और विशिष्ट छात्र भी एक ही साथ पढ़ेंगे, यानी कि कमज़ोर हों, चाहे वो तेज हों, चाहे कम बुद्धि के हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, चाहे वो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हों, सभी बालकों के साथ एक ही कक्षा में स्थान पर बिना भेदभाव के एक ही साथ पढ़ाना है, यही समावेशी शिक्षा का लक्ष्य होता है। और पहला स्टेटमेंट तो टोटली विपरीत जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये गलत है, यानी कि बाकी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां देखते हैं, 11वां क्या बोलता है आपका। 11वां देखिएगा, 11वां, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं। फ्लेंडर, देखिएगा, फ्लेंडर नामक महोदय जो थे ना, वो क्लास में इंट्रैक्शन या अंतःक्रिया जैसे शब्दों पर उन्होंने काफ़ी बल दिया। और इंट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा यार, एक टीचर होगा, है ना, विषय वस्तु हो सकती है, और स्टूडेंट तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, है ना, अंतःक्रिया पे बल दिया था। तो देखो, एक टीचर जब एंटर करेगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी इंटरेक्शन प्रणाली से संबंधित फ्लेंडर है। तो वो ये बोल रहा कौन सा इंटरेक्शन विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, कौन सा अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से। विद्यार्थी कथन, अरे भाई है विद्यार्थी कथन, जब तक विद्यार्थी कथन को अवहेलना तो कर नहीं सकते हो, और शिक्षक के कथन को भी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अभिभावक कथन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इंटरेक्शन टीचर स्टूडेंट और पाठ्यक्रम के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें अभिभावक कथन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रॉन्ग आंसर है आपका अभिभावक। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। मौन का अर्थ ये नहीं है कि सब कक्षा में शांत हो गए, मौन का अर्थ ये कि कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसको ध्यान से सुने, आप लोग कथन को ध्यान रखें। ठीक है, ताकि सही तरीके से दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी हो सके, संवाद संप्रेषण सही हो सके। ठीक है, अभिभावक कथन नहीं आता आपका अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली फ्लेंडर में। ठीक है, 11वें का आंसर मिल गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई, संभाषण यानी कि स्पीच, वो सबसे लघुतम इकाई पूछ रहा है ना, तो लघुतम इकाई जो होती है भाषा की, वो आपकी रूपग्राम होते हैं, जिसे रूपिम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रूपग्राम सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, 12वें का आंसर आपको मिल गया होगा। अब हम लोग 13वें नंबर पर आगे बढ़ते हैं। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था,
हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कथन ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर मैथ से संबंधित है। वो स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि ये परिभाषा किसने दी, हम करके सीखते हैं, ये स्टेटमेंट। वैसे तो बहुत जगह आपको सिंपसन भी देखने को मिलेगा, सिंपसन भी देखने को मिलता है, बट टुडे वी हैव टू डिस्कस, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये बोला ही किसने। तो डॉक्टर मैथ्स का नाम पहले आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि 13 का आंसर आपका थर्ड नंबर का बिल्कुल सही है आपके, यानी कि 13 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? डॉक्टर मैथ्स ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि हम करके सीखते हैं किसने कहा था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब 14वें नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। देखिएगा, जब आप शिक्षण टीचिंग पढ़ते हो, एक अध्याय है साइकोलॉजी में, उसमें टीचिंग के 3 लेवल बताए गए हैं, या किसी भी चीज को समझाने के 3 स्तर बताए गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, 3 लेवल बताए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहला लेवल 1 होगा वो आसान होता होगा, लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड होता होगा, लेवल 3 और हार्ड होता होगा। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, जिसमें से सबसे पहला स्तर जो होता है वो स्मृति होता है, यानी कि छोटे बच्चों को याद करके पहाड़े बोल बोल के ABCD 2 गुणे 2 2 गुणे 4, यानी कि स्मृति रटंत पर आधारित, यानी कि छोटे बच्चों पर। दूसरा जो होता है आपका बोध, दूसरा होता है आपका बोध या अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी चीज को समझाना, अंडरस्टैंडिंग। जबकि तीसरा चिंतन होता है, जैसे रिफ्लेक्ट या तार्किक चिंतन या खोज, यानी कि खोज करना, नॉलेज की अनुसंधान करना, आपका वो चिंतन कहलाता है। यानी कि शिक्षण के 3 स्तर हैं आपके, पहला मेमोरी, दूसरा है बोध, और तीसरा है आपका चिंतन। यानी कि इनमें से एक ऑप्शन होगा, वर्णन आपका नहीं होता है शिक्षण का स्तर, यानी कि नहीं बोल रहा है ना, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में और रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाकई में आपका इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं आपको नोट्स के रूप में आपको जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको हर्बर्ट हो गया, मॉरिसन हो गया, कुछ नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि पंच प्रणाली किसने दी, वो मैं आपको छोटे छोटे नोट्स आपको प्रोवाइड जल्दी कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा 30 क्वेश्चन करने में वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, इसको बचने, क्योंकि अपलोड होने में भी समय लग जाता है फिर, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सेपरेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना ध्यान में रखिए जितनी हमने बात करी। चलिए, 15 फिर से आ गया, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। पहली बात तो ये अंतःक्रियात्मक है, तो फ्लेंडर देखिए बगल में, फ्लेंडर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुख्य संक्रिया होती है, देखो फ्लेंडर ने अंतःक्रिया की बात करी ना, तो एक क्रिया और एक प्रतिक्रिया। क्रिया यानी कि किसी ने बोला, फिर सामने से जवाब आया, मैंने बोला, फिर वहां से आया, यही तो इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच में, इंटरेक्शन। और इसी पे तो बल दिया है आपका किसने? फ्लेंडर ने। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आप 15वां का लगा चुके होगे। ठीक है, अब हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 16वां जो है वाकई में महत्वपूर्ण है। एक बालक, काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये जो थ्योरी जो लिखी हुई है वाकई में महत्वपूर्ण है कि काली चीज से डर रहा है। देखो, काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु या काला जानवर, कुछ भी काली चीज आ रही है, वो काली चीज को देखता है तो डरने लगता है, रोने लगता है। यानी कहीं ना कहीं काली चीज के साथ उसका एक ऐसा बॉन्डिंग बना हुआ है जो उसको डर पैदा करने का काम कर रहा है। पहले तो इसका आंसर देख लीजिएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। और ये प्रश्न आपका पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो बेटा कि 1904 में पाचन क्रिया पर शोध के लिए
कुत्ते की लार पर अध्ययन करने के लिए 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इवान पावलोव को, जो रसिया के रहने वाले थे, जिन्हें शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया का जनक भी माना जाता है। अब देखिएगा क्या होता था इनके सिद्धांत में कि कुत्ते को बंद कर दिया और बाहर खाना रख दिया, और वो घंटी बजती थी, खाना आता था और उसकी लार टपकना चालू होती थी। घंटी बजती थी और खाना आ जाता था, उसे पता चल जाता था कि हर बार घंटी बजेगी तो खाना आएगा तो लार टपकने लगेगी, है ना। ऐसी स्थिति होती थी। स्टार्टिंग में खाना आया, लार टपकने लगी, और कुछ दिनों बाद हमने देखा था खाना नहीं आता था, सिर्फ घंटी बजती थी, और घंटी को ही वो क्या समझ लेता था, वो खाना समझ लेता था और लार टपकाने लगता था। देखो, लार एक स्वाभाविक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, जो होगी ही होगी। या लार किसी से बंधी है? नहीं बंधी, अपने आप नेचुरल क्रिया है, आपका होगा ही। लेकिन बेवकूफ़ कब तक बनाओगे? पहले खाना आ रहा था तब लार टपक रही थी, फिर घंटी बज सही, लेकिन एंड में घंटी बज रही है तो घंटी को ही लार टपका रहा है। लेकिन एक स्थिति आ जाएगी, वो समझ जाएगा बाद में एंड में कि घंटी बजाते रहो, मैं लार नहीं टपकाऊंगा। लेकिन एक घंटी से उसका ये बॉन्ड बन गया कि वो घंटी को देख के लार टपकाने लगता था, एक क्रिया होने लगी। घंटी और आपका डॉग के बीच में एक ऐसा रिलेशन बन गया कि जैसी वो आया, घंटी बजी, लार टपकने लगी। तो होता क्या है कि सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब यही कुत्ता पावलोव का क्या है, अपने पिंजरे से छूटा और भाग गया। अब वो रास्ते पे टहल रहा था, उसको गाड़ी की आवाज़ आना चालू हुई। फोर व्हीलर हैं, ट्रैफिक में हॉर्न मार रही थी। जैसे ही हॉर्न मारा, फिर उन्होंने हूटर बजाया, लाइट बजाया फोर व्हीलर वाले ने, तो उसको घंटी की आवाज़ दी ना। तो जैसे ही वो घंटी बजी, देखो घंटी दूसरी है, कार की है या बाइक की है या बस की है, लेकिन घंटी सुनते ही वो क्या, लाल टपकाने लगा। यानी कि वो भेद नहीं कर पा रहा दो दीपकों के बीच में, क्योंकि देखो घंटी भी अलग है और भोजन भी अलग है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया समान हो रही है, दोनों में वो लाल टपका रहा है। और जैसे ही सड़क पे घूम रहा है तो घंटी जैसी कुछ चीज़ बजती है तो वहाँ भी देखो उसे घंटी लगती है तो लाल आने लगती है। एक एग्जाम्पल, यानी कि रोड पे निकला तो उसने रोड की गाड़ी की घंटी को वही घंटी समझने लगा। यानी कि दो चीज़ों में वो भेद नहीं कर पा रहा और दोनों के साथ एक ही तरीके की अनुक्रिया करने लगा है। अब जैसे वो किसी से, काली चीज़ से डर रहा है, उसको डराते रहो काली चीज़ से, अब कुछ दिनों बाद कुछ काली चीज़ दूसरी देखने को मिलेगी तो उसके साथ भी उसका वही अनुबंधन बन गया, उसको देख के भी डरने लगेगा। यानी दोनों चीज़ अलग अलग हैं, लेकिन उनके साथ बॉन्डिंग अनुबंधन ऐसा हो गया कि रिस्पॉन्स एक सा कर रहा है। वो दो चीज़ों में भेद नहीं कर पा रहे हैं कुल मिला के, और दो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाए ना, तो वो चीज़ कहलाती है उद्दीपक सामान्यीकरण। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, बजाते रहो कहीं की भी घंटी, चाहे वो रोड पे बाइक की घंटियाँ हो, चाहे कार की घंटियाँ हो, चाहे स्टेशन की घंटी हो, चाहे बस स्टैंड की घंटी हो, बजते रहे। वो बोलेगा नहीं, ये घंटी अलग है, दोनों घंटियाँ अलग अलग हैं, मैं लार नहीं टपकाऊंगा, अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। तो यही कहलाने लगेगा उद्दीपक विभेदन, जहाँ पर मिलते जुलते उद्दीपक या अन्य भिन्न उद्दीपकों में, दो भिन्न उद्दीपकों में अंतर करने लगेगा वो, और फिर वो लार नहीं टपकाएगा। या ये भी करने लगे, वो काली चीज़ों में अंतर करने लगेगा और डर भी खत्म समाप्त हो सकता है। ठीक है, अगर वो दो चीज़ों में भेद नहीं है तो वो उद्दीपक सामान्यीकरण है, अगर भेद करने लगे तो वो उद्दीपक विभेदन है। क्योंकि वो हर काली चीज़ से डर रहा है तो काली चीज़ में वो भेद नहीं कर पा रहा है, तो वो है उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी कि 16वें का आंसर आपका सेकंड है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, बिल्कुल व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बालक दूसरे बालक से अलग है। यहाँ तक कि दो सगे भाई भी समान नहीं होते, उनमें भी व्यक्तिगत भेद होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, सीखने का तरीका है। तो सभी बच्चों की व्यक्तिगत चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, मानसिक स्तर का सम्मान करना चाहिए। अभिभावक की पृष्ठभूमि से कहाँ से आ गया,
कोई भी टीचर या स्कूल अभिभावक की पृष्ठभूमि पर ध्यान ना दे और शिक्षण विधि का चयन करते समय ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये भेदभाव का सूचक है। अभिभावक की प्रश्न कि आप अंबानी की बेटी हो, वो अंबानी का है, वो टाटा का है, और ये हमारा ये गली के बाहर रहता है उसका बेटा है यार, ये तो छोटा। यानी कि पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हमें सेट नहीं करना। यानी 17वें का आंसर गलत अगर बोलेगा तो आपका सेकंड नंबर आपका गलत हो जाएगा। चलिए चलिए कितने 35 मिनट का हो गया है। चलिए अब हम लोग 18वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की क्वालिटी पूछ रहा है फीचर। सामूहिकता की प्रबलता, भाई ग्रुपिंग तो होती है, याद करो। बाल्यावस्था 6 वर्ष के बाद, 6 से 12 वर्ष मान लो, 13 वर्ष मान लो, स्कूल पहुंचते ही धीरे धीरे बच्चों के गैंग बनना चालू हो जाते हैं। बाल्यावस्था में गैंग बन जाते हैं, टोली बन जाती है, समूह बन जाते हैं। हाँ, लेकिन गैंग जो होते हैं ना, लड़कों के लड़कों के होते हैं, लड़कियों के लड़कियों के होते हैं। यानी कि सेम मतलब कि सेम लिंग की गैंग बनते हैं। जबकि किशोरावस्था में गैंग विपरीत हो जाएंगे, आपके ध्यान में रखिएगा। क्योंकि बाल्यावस्था है तो ध्यान रखिएगा, गैंग एज, टोली आयु बाल्यावस्था को ही बोला जाता है। जिज्ञासा की कमी हो ही नहीं सकती यार। जिज्ञासा तो बढ़ती जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा जिज्ञासा होगा, स्कूल जाएगा, हर चीज को जानने की कोशिश करेगा। अभिवृद्धि में स्थिरता, दैट इज, यही पॉइंट ध्यान में रखना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं में बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहां पर हमारी शरीर की वृद्धि जो होती है वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है या स्थिर हो जाती है आपकी। किशोर अवस्था में फिर बढ़ने लगती है, शैशवावस्था में तो होती ही तेज, बाल अवस्था में कम होगी और किशोर अवस्था में फिर बढ़ जाएगी। अब रीज़न ये है कि बाल अवस्था में अभिवृद्धि ग्रोथ इसलिए रुकती है कि उसके शरीर के अंगों में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें एकीकरण और जटिलता आने लगती है धीरे धीरे। उनको टाइट बनाने के लिए ग्रोथ आपकी इस अवस्था में थोड़ी सी धीमी देखने को मिलती है। अभिवृद्धि में स्थिरता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, समूह एवं खेलों में सहभागिता। समूह एवं खेलों में सहभागिता, भाई स्कूल है तो समूह एवं खेलों में सहभागिता तो होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फंस गई है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखो, समूह एवं, एक होती है खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु टॉय एज, जो पूर्व बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष को कहा जाता है। चूंकि ये बाल्यावस्था है, ये खेलने की आयु है, ये प्ले एज है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाल्यावस्था की विशेषता है। चूंकि स्कूल जा रहा है तो सामूहिकता भी है और अभिवृद्धि में स्थिरता भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि आपको बी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड हम लोग पूर्व बाल्यकाल के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये पूर्व बाल्यकाल के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि जिज्ञासा नहीं होती है, जिज्ञासा की कमी, ठीक है। तो ये जो जिज्ञासा की कमी जो होगी, यही एक आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इसकी विशेषता, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, जिज्ञासा होती है आपकी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिज्ञासा उल्टा बोल रहा है, जिज्ञासा की कमी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि 18 ऑप्शन भी, 18वें नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है, ठीक है भाई।
सबसे पहले तो आपको याद हो, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसने दिया था? टॉरेंस ने, एलिस पॉल टॉरेंस। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के जनक माने जाते हैं एलिस पॉल टॉरेंस। पहली बात तो यही ध्यान में रखना। कौन माने जाते हैं बेटा? एलिस पॉल टॉरेंस। और क्या होती है सृजनात्मकता? ये भी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है कुछ क्रिएट करना, भीड़ से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया काम करना या नया उत्पाद बनाना या नई सोच करना जिसमें नवाचार हो, इनोवेशन हो, सृजन करने की क्षमता हो, नई चीज, वो सृजनात्मकता होती है। जिसमें नवीन विचारों हो, जिसमें ज्ञान कट कॉपी पेस्ट नहीं हो, जिसका ज्ञान नवीन हो और जिसमें पुराने अनुभवों को भी शामिल किया जाए। अब आप बोलोगे पुराने अनुभव क्यों? भाई कोई भी इंसान नई चीज बनाए, जैसे एक डॉल है, एक बच्चे के पास थी, वो डॉल को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन उसने कुछ नया बनाना था उस डॉल से, तो उस डॉल को तोड़ फोड़ के उसने कुछ नई चीज बनाई है, तो उसके पास डॉल का अनुभव भी है। तो हम हमेशा नई चीज बनाने में पुरानी चीज आपका मदद करती है। ये समझ में नहीं आया तो भाई, पहले नोकिया के 1100 फोन चलते थे, ठीक है, छोटा सा फोन आता था, सैमसंग गुरु फोन आता था। फिर एंड्रॉयड 2010-11 में आया, फिर एप्पल का देखने लगे। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही, तो प्रीवियस वाली चीज नोकिया 1100 ने उससे अन्य बेहतर फोनों में मदद करा होगा। फिर उसके बाद और बेहतर फोन आए, तो उससे पहले वाले फोन की जो नॉलेज ने उन मदद करा होगा। यानी कि पुरानी चीज कभी भी घाटे का सौदा नहीं होती, वो आपकी नवीन चीज के आविष्कार को खोजने में आपका मदद करती ही है सृजनात्मक में। और चूंकि वो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपसे पूछे सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का जनक कौन है, तो टॉरेंस लगाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। देखिएगा, सृजनात्मकता के 4 चरण हैं और ये 4 चरण देने वाला था जी वालस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे ग्राहम वालस के नाम से जानते हैं। यानी कि सृजनात्मकता के 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों में अभिप्रेरणा आपका नहीं होता है, या रॉन्ग आंसर आपका बी नंबर है। चलो समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, सबको रफ कर दें फिर समझते हैं। चलो एक बार देखिएगा, कुछ भी चीज नई बनाने के लिए आपके दिमाग में कोई तो प्लानिंग होना चाहिए ना, कोई प्लानिंग तो होना चाहिए, रूपरेखा तो होना चाहिए, योजना तो होना चाहिए ना। वो सृजनात्मकता का पहला चरण होता है, जैसे हम लोग उपक्रम बोलते हैं, ठीक है, ये पहला है सृजनात्मक प्रक्रिया का पहला चरण ग्राहम वालस के अनुसार। उस उपक्रम के बाद या आपकी योजना के बाद यानी कि जो भी आपकी प्लानिंग है वो आपका उपक्रम है। उस उपक्रम के बाद दूसरा चरण है उद्भव। उद्भव क्या है कि हमें नई चीज खोजना तो, आविष्कार तो करना है, लेकिन यार अभी हमने दिमाग चला रहे हैं, दिमाग में हमारा प्रक्रिया अभी पूरी तरीके से आ नहीं रही है। आपका अचेतन मन लगा हुआ है, यानी कि दिमाग लगा रहे हैं लेकिन चीज नहीं आई है, आपकी नई चीज का आविष्कार, नया आइडिया नहीं आया, दिमाग की बत्ती नहीं जली आपका। ये दूसरा चरण है उद्भव। होता है आपका पहला उपक्रम, दूसरा उद्भव और तीसरा होता है उद्भासान, और ये कहलाता है आपका प्रबोधन। ये वही अवस्था है, अरे दिमाग की घंटी जल गई, दिमाग में आइडिया आ गया, क्लिक कर गया, अचानक से एक सूझ आ गई, जिसे इनसाइट बोलते हैं, यूरेका भी कहते हैं। यूरेका यानी कि दिमाग की बत्ती जल गई, मुझे कोई नया आइडिया आ गया, वो प्रबोधन है। जैसे प्रबोधन समझ रहे हो ना, कि मतलब कि नई चीज, नया दिमाग में नई चीज का आइडिया मेरे अंदर आ चुका है, ये उद्भासन है, जिसे हम लोग यूरेका के नाम से भी जानते हैं, इनसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, आपको आइडिया दिमाग कर गया, ग्लास में क्लिक कर गया। अब क्लिक कर गया तो एक बात बताओ भैया, उसका मूल्यांकन नहीं करोगे क्या? जो चीज़, नई चीज़ आपने खोज ली है, वो चीज़ सही है या गलत है, वो चौथा चरण कहलाता है मूल्यांकन। ठीक है, और इन 4 चरणों में बेटा कहीं भी अभिप्रेरणा जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि आयोजन,
जिसे हम लोग आयोजन को बोलते हैं प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। उपक्रम, उपक्रम के बाद दूसरा होता है उद्भव। दिमाग लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, आइडिया नहीं आ रहा है, वो है उद्भव। तीसरा है उद्भासान, जिसे हम लोग प्रबोधन, दिमाग में आइडिया आ गया, बत्ती जल गई, यूरेका आ गया, इनसाइट आ गया, दिमाग की बत्ती जल गई, आइडिया आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया। अब मिल गया तो उसका मूल्यांकन कर दो। मूल्यांकन इस दर पे है नहीं है, वो होता तो वो भी सही होता। यानी कि अभिप्रेरणा आपका गलत आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि 19 आप सही कर लिए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? निम्न में से वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण, देखिएगा, कोई भी बच्चा जब गर्भ में बनना चालू होता है, भ्रूण अवस्था में पहुंचता है, तो सबसे पहले उसका भ्रूण की जो कोशिका है धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि चाहे वो मानव हो चाहे वो जानवर हो, उसकी वृद्धि का जो प्रथम चरण होता है ना, वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास। ध्यान रखना, वो कहलाता है आपका शारीरिक विकास। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब उसकी ग्रोथ होने लगती है तो उस ग्रोथ के बाद उसका आता है संज्ञानात्मक विकास। यानी कि पहले फिजिकल फिर कॉग्निटिव। यानी कि ऑप्शन के अनुसार प्रथम चरण आपका शारीरिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 21 नंबर की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई क्या बोलता है, क्या बोलता है 21? सीखना एक तरीके के व्यवहार का। भाई सीखना, लर्निंग क्या है? सीखोगे ना अनुभव के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा जो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन जो अपेक्षाकृत स्थायी सकारात्मक परिवर्तन है। परिवर्तन आ रहा ना, और परिवर्तन को बेटा हम लोग एक शब्द के नाम से जानते हैं, संशोधन। बचाव तो होता ही नहीं है, विस्तार भी नहीं होता, आपका संशोधन। यानी कि 21 का थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ध्यान से समझिएगा। सीखना यानी कि लर्निंग, और लर्निंग की एक परिभाषा है बेटा, हमारे व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा व्यक्ति के जीवन में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। परिवर्तन, जो परिवर्तन होगा स्थायी परिवर्तन, और परिवर्तन बोलता है, परिवर्तन का अर्थ होता है संशोधन, इसलिए हम लोगों ने आंसर लगाया है संशोधन। अब देखिएगा, हमारे अंदर परिवर्तन जो होता है, स्थायी परिवर्तन भी होता है, और अधिगम में स्थायी परिवर्तन शामिल करेंगे। अस्थायी परिवर्तन आपका अधिगम नहीं कहलाता। अब मन में आता होगा कि अस्थायी परिवर्तन क्या है। अस्थायी परिवर्तन, अभी मैं ठीक हूँ, शाम को मैं किसी मादक पदार्थ का सेवन कर लूँ तो मेरा व्यवहार ही बदल जाएगा उस स्थिति में। और ये परिवर्तन जो होगा लॉन्ग टर्म कहाँ है, ये तो शॉर्ट टर्म परिवर्तन है। ये दीर्घकालीन परिवर्तन कौन लाएगा, ये कुछ समय का परिवर्तन है, इसीलिए तो अल्पकालीन है, अस्थायी परिवर्तन है, ये अधिगम नहीं कहलाता। बीमा अभी ठीक है, कोई व्यक्ति ठीक है, अचानक से उसको वायरल फीवर हो गया, तो उससे उसके जब बुखार आया तो वो एकदम से उसके अंदर कुछ सेल व्यवहार या थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस करेगा, और फिर दवाई ववाई खा लेगा, फिर सही हो जाएगा। ये परिवर्तन भी स्थायी नहीं कहलाता, ये भी अस्थायी परिवर्तन। यानी कि बीमारी के द्वारा, मादक पदार्थों के सेवन के द्वारा परिवर्तन स्थायी नहीं होता आपका। ठीक है, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव और हमारी उम्र बढ़ने के साथ, ग्रोथ, परिपक्वता बढ़ने के साथ जो परिवर्तन है वो आपका अधिगम कहलाएगा, वो परिवर्तन स्थायी। ठीक है, या परिमार्जन, जो आपका परिमार्जन होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये परिमार्जन होता क्या है, अभी बताता हूँ आसान से शब्दों में। मान लेते हैं कि एक छोटा बालक या आप, एक कैंडल जल रहा है या दिया जल रहा है, आप उसके पास जाए, और आप उसके पास जाते हो, तो जैसे ही आप दिए की बाती के पास गए तो आप उसकी लौ से आपका हाथ चिक गया या आपको दर्द हो गया, तो आप तुरंत वहाँ से अपना हाथ हटा लोगे। ये आपके सामने एक नॉलेज है, आपको अनुभव हो गया कि ये दिए बाती के पास लौ जल रही है, जाएंगे तो दर्द होगा,
छिक जाएंगे। अब कुछ समय बाद आपने देखा कि वही लैंप आपके सामने जलेगा, तो अब आप जाओगे लेकिन वहाँ पर नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे फिंगर ले जाएंगे तो हमें फिर से चोट या आँच, हमारी जो अग्नि है लौ से जलने का हमें डर रहेगा। यानी कि आपके व्यवहार में जो बाद में जो परिवर्तन आ गया ना, जो परिवर्तन सकारात्मक है, प्रगतिशील परिवर्तन है, जो जरूरी है, वो कहलाता है आपको, जो आपको दिशा देने का काम करे, डायरेक्ट देने, वो कहलाता है आपका परिमार्जन। और यही परिवर्तन जो है संशोधन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ 21वां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22। चलिए, वीडियो बच्चा बहुत लेंथी होता जा रहा है, मुझे लगता है बंद करना पड़ेगा, नहीं तो 2-2.5 GB का हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं फ़ोटो अपनी हटा देता हूँ, नहीं तो अब बहुत दिक्कत होगी, अपलोड नहीं होगा, 2 GB का वीडियो हो जाता है, दिक्कत होती है। चलिए, मैं अब इमेज हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, अब 2 मिनट की बात हो गई, लगे रहने देते हैं। 22 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी के 8 बचे क्वेश्चन को हम लोग, सोच रहा था इसी में करा दो, लेकिन बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। भाई भाई स्किनर बॉक्स क्या है? कुछ नहीं है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया गया था? शाब्दिक अधिगम के लिए, चालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए, प्रसूत अधिगम के लिए। याद कीजिए स्किनर का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसने अपना प्रयोग चूहों, कबूतरों पर किया। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक भी स्किनर की थी, और स्किनर के सिद्धांत को हम लोग नैमित्तिक अनुबंधन का या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है, और इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक बच्चा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, और 20 तक आप सारी प्रैक्टिस कर डालिए। देखिए, आप जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके धीरे धीरे एरर भी आपके कम होने लगेंगे, और आपके व्यवहार में परिवर्तन, जो सही सकारात्मक प्रगतिशील परिमार्जन आने लगेगा, जो व्यवहार में संशोधन आपका स्थायी होगा। आप कुछ समय तक चीज़ों को सीखने लगेंगे, और धीरे धीरे चीज़ें आपकी व्यवस्थित होने लगेंगी। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के सामने चौथा प्रैक्टिस सेट आज आपके सामने लेकर आया हूं, और हर प्रैक्टिस सेट में बच्चा मैं 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं, लेकिन 1 घंटे का वीडियो लगभग हो जाता है, और फिर वीडियो बाद में अपलोड नहीं हो पाता, लेंथी हो जाता है। इस चक्कर में हर उसके कुछ ना कुछ 7-8 क्वेश्चन बच जाते हैं आपके। यानी कि 4 सेट पेपर ले लूँ तो 7-7 यानी कि 25-30 क्वेश्चन चारों सेट पेपर के मेरे पास इकट्ठे हो गए, जो नहीं करा पाया। क्यों? लेंथी हो रहा है, तो उसका सेपरेट एक लेक्चर आपके साथ शेयर कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करेंगे आप, और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी मिलते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार जीएस वाला यूट्यूब चैनल पर साइकोलॉजी और हिस्ट्री प्रैक्टिस के साथ निबंध आप लोगों को पढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।